तो आज हम एक क्लीनिंग ब्लॉक की कहानी समझने वाले हैं। लेकिन ये कोई आम साफ सफाई का वीडियो नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक नई शुरुआत की, जो शुरू होती है एक बिखरे हुए कमरे और कह सकते हैं एक उलझे हुए दिल से। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस पावरफुल लाइन से, इस साल स्क्रिप्ट को काट दो, मैं ही रहूंगी। मतलब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रॉमिस कि अब से जो भी देखने को मिलेगा वो एकदम असली होगा, एकदम रॉ, कोई फिल्टर नहीं, कोई दिखावा नहीं। तो पहला चैप्टर, एक अनफिल्टर्ड नया साल। यहाँ वो न्यू ईयर न्यू मी वाले झूठे वादे नहीं हैं, ना, यहाँ है बस एक सच्ची और ईमानदार शुरुआत। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मेसी कमरे से। लेकिन आप देखिए, ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये असल में उनकी जिंदगी का आईना है। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ, मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा है। और फिर वो खुद कहती हैं, मैं ठीक नहीं हूं। सोचिए, ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं है, ये एक नई पहचान की शुरुआत है। एक सिंगल मदर के तौर पर, जो अपनी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को एक एक करके समेटने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया न्यू ईयर न्यू मी का नारा लगा रही होती है, वो हमें एक सीधी सच्ची बात याद दिलाती है कि तुम वही लोग हो, लोग नहीं बदलते। है ना? थोड़ी कड़वी सच्चाई है ये, लेकिन यही तो उनकी ईमानदारी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वास्तविकता का बोझ। यहां हम समझेंगे कि वो असल में किन किन चुनौतियों का सामना कर रही थी। तो उनकी जिंदगी पर ना कई तरह के प्रेशर हैं। एक तो सिंगल मां के तौर पर साल की शुरुआत करना, फिर अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेट पर जीना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ है। ऊपर से ऑनलाइन कमेंट से जो चोट पहुंचती है वो अलग। और हां, एक मां होने का स्ट्रेस, जहां अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रखना पड़ता है। और ये लाइन तो सच में दिल को छू जाती है। एक मां के रूप में कभी कभी हमें दर्द महसूस नहीं होता, हमें बस अपने दर्द को नजरअंदाज करना होता है। मतलब अपने दर्द को साइड में रखकर बस बच्चे पर फोकस करना। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे शायद बहुत से पेरेंट्स रिलेट कर पाएंगे। तो अब आता है कहानी का तीसरा पड़ाव, बदलाव का संकल्प। अब वो सिर्फ स्ट्रगल नहीं कर रही हैं, नहीं, अब वो एक प्लान बना रही हैं। और ये कोई हवाई रेजोल्यूशन नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल वापस पाने का। उनका प्लान बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल। पहला, हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करना। दूसरा, अपनी सेहत का ख्याल रखना। और तीसरा, अपने बच्चे का ख्याल रखना। एकदम क्लियर प्रायोरिटीज हैं। चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अतीत की सफाई। और यहां पर ये जो क्लीनिंग है ना, ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन जाती है। मतलब कमरे की सफाई सिर्फ धूल मिट्टी हटाना नहीं है, ये एक तरह का रिचुअल है, एक रस्म, अपने मन और जिंदगी से गंदगी हटाने की, पास्ट को साफ करके फ्यूचर के लिए जगह बनाने की। और इसी सफाई के बीच एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा एक्शन जो उनके अतीत से सारे नाते तोड़ देता है। और वो मोमेंट है ये, वो अपने एक्स की हर एक चीज को जला देती हैं। सोचिए, ये सिर्फ चीजें जलाना नहीं है, ये उस पूरे अतीत को, उन यादों को हमेशा के लिए अलविदा कहना है, एक फाइनल गुड बाय। और इसी के साथ शुरू होता है पांचवा और आखिरी चैप्टर, एक नए अध्याय की शुरुआत। जब अतीत की राख ठंडी हो जाती है, तो अब समय है आगे देखने का, भविष्य की तरफ। अब उनका फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बस वो और उनका बेटा, बाबा। ये एक ऐसी नई शुरुआत है जहां पास्ट के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। और उनके फ्यूचर प्लान्स में ये नई एनर्जी साफ दिखती है। वो और ज्यादा कंटेंट बनाएंगी, अपनी स्टोरीज शेयर करेंगी, हेयर और मेकअप वीडियोस करेंगी। मतलब अब वो अपने काम पर फोकस करेंगी, एक नया पर्पस मिल गया है। तो कुल मिलाके हमने एक बिखरे हुए अस्त व्यस्त कमरे से लेकर एक साफ सुथरे रास्ते तक का सफर देखा। एक भारी मन से शुरू होकर एक उम्मीद से भरे फ्यूचर तक की ये कहानी है। और ये पूरी कहानी ना एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी पर्सनल स्पेस, हमारे कमरे, हमारे घर, वो हमारी अंदरूनी हालत के बारे में क्या बताते हैं। कभी सोचा इस बारे में? चलिए इसी सवाल के साथ आज का एक किस्सा यहीं खत्म करते हैं। चलिए आज चलते हैं फिनलैंड की बर्फीली सर्दियों के बीच एक छोटे से सफर पर। शुरुआत होगी एक सुपरमार्केट से, लेकिन ये कोई आम ग्रोसरी रन नहीं है। देखते हैं कि वहां क्या कुछ खास मिलता है। जरा सोच कर देखिए, शाम के सिर्फ 4:30 बजे हैं और बाहर इतना घना अंधेरा है।
बस यही एक लाइन हमें सीधा फिनलैंड के इस माहौल में ले जाती है, जहां सर्दियों में दिन की रोशनी एक बहुत ही कीमती चीज होती है। तो चलिए थोड़ा और महसूस करते हैं कि सर्दियों का ये गहरा माहौल असल में होता कैसा है, खासकर जब हम यहाँ गर्मियों और सर्दियों के जबरदस्त फर्क को देखते हैं। यहाँ ना रोशनी का खेल ही कुछ और है। सर्दियों में तो दिन कब निकला कब ढल गया पता ही नहीं चलता, और वहीं गर्मियों में आधी रात को भी सूरज चमकता रहता है। मतलब कमाल का एक्सपीरियंस है ये। तो अब जब हम इस माहौल को समझ चुके हैं तो यात्रा शुरू करने का वक्त आ गया है। लेकिन हाँ, बाहर निकलने से पहले इस कड़ाके की ठंड से बचने की पूरी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के मेन मिशन की तरफ। एक लोकल फिनिश सुपरमार्केट चलते हैं और देखते हैं कि वहां के शेल्फ्स पर क्या खजाना छिपा है। देखिए, ये सिर्फ कुछ सामान खरीदने की बात नहीं है। असल में एक सुपरमार्केट की गलियों से गुजरना वहां के कल्चर और खान पान को करीब से जानने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। एक फिनिश सुपरमार्केट की गलियां किसी खजाने के पिटारे जैसी होती हैं, जहां हर प्रोडक्ट वहां के स्वाद और परंपराओं की एक छोटी सी कहानी सुनाता है। तो चलिए देखते हैं इस पिटारे में क्या क्या है। और हमारी पहली खोज है क्रिसमस की ये खास मिठाई। इसे स्टार डेजर्ट कहते हैं। ये छुट्टियों के मौसम के उस फेस्टिव माहौल को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है और यहाँ के हर घर का एक जरूरी हिस्सा है। तो शॉपिंग कार्ट धीरे धीरे भर रही है। कुछ जानी पहचानी चीजें हैं और कुछ एकदम नई खास फिनिश चीजें। ताजी सब्जियों से लेकर रोजमर्रा के जरूरी सामान तक सब कुछ है यहाँ। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक ऐसी चीज की तलाश है जो यहाँ के लोगों के लिए रोज की सबसे बड़ी जरूरत है। क्या हो सकती है वो? देखते हैं। और ये मिल गई वो खास चीज, प्रेसिडेंट टी नाम की कॉफी। और मजे की बात यह है कि कहते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट भी यही पीते हैं। भाई अब ये तो ट्राई करना बनता है। क्या शानदार खोज है। और हाँ, फिनलैंड का सफर यहाँ की मशहूर फाजर चॉकलेट के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक चॉकलेट ब्रांड नहीं है, बल्कि देश की पहचान का एक मीठा सा हिस्सा है। तो कुछ अलग अलग तरह की चॉकलेट्स भी ले ली गई। एक तो क्लासिक वाली, एक टॉफी फ्लेवर की है और एक में तो कुकीज भी हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, शॉपिंग तो हो गई। अब सफर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि घर वापस आकर ये सारा सामान एक साथ मिलकर क्या कमाल दिखाता है। बाहर की ठंड से वापस आने के बाद अब फोकस है कुछ बनाने पर। इन सारी चीजों से सर्दियों का एक आरामदायक और पारंपरिक डिनर तैयार होगा। और जो मेन डिश है वो है राइस पॉरेज। इसे बनाने का तरीका भी उतना ही अच्छा है जितना इसका स्वाद। ये एक क्लासिक कंफर्ट फूड है जो यहाँ सभी को बहुत पसंद है। पॉरेज के साथ साथ एक और खास त्योहारी चीज तैयार हो रही है और वो है ग्लोगी। ये एक मसालेदार गरम पेय है जो सर्दियों की ठंडी रातों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आखिरकार खाना एकदम तैयार। क्रीमी राइस पॉरेज के ऊपर मीठे ब्लूबेरी सूप की टॉपिंग। ये मीठे और नमकीन का ऐसा बेहतरीन मेल है जो स्वाद को वाकई लाजवाब बना देता है। और इस एहसास को शब्दों में कैसे बयां करें जब बाहर बर्फ गिर रही हो और हाथ में ग्लोगी का गरम कप हो। सच में ये एक नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है। तो एक अंधेरी दोपहर से शुरू हुआ ये सफर एक गरम और प्यार भरे खाने पर आकर खत्म हुआ। ये यही दिखाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि ये किसी जगह की संस्कृति, वहां के लोगों का आराम और उनकी कहानी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा खाना है जो हमारे घर की कहानी कहता है। ये तो देखे ही होंगे, है ना? आजकल ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि बच्चों की जिंदगी का मतलब एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गए हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन कैची धुनों के पीछे ये जो 2-2 घंटे के वीडियो हैं वो असल में हमारे बच्चों को सिखा क्या रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं कुछ दिलचस्प बातों को समझेंगे। हम देखेंगे कि ये डिजिटल नर्सरी आखिर है क्या, ये बच्चों को सिखाती कैसे हैं, जिंदगी के कौन से सबक देती है, समाज में रहने के नियम, और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये गाने आज के ज़माने के हिसाब से सेफ्टी रूल्स कैसे सिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, डिजिटल नर्सरी। असल में देखा जाए तो ये नर्सरी राइम्स एक तरह का पूरा अनऑफिशियल एजुकेशनल पैकेज है। जरा सोचिए, एक ही वीडियो में पूरे 2 घंटे का कंटेंट। ये बच्चों को सीखने के एक ऐसे माहौल में डाल देता है जहां वो अनजाने में ही, मतलब खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो सवाल यह है कि ये डिजिटल नर्सरी आखिर सिखाती क्या है? सबसे पहली चीज, ये गाने बच्चों की जो ट्रेडिशनल पढ़ाई लिखाई होती है ना, उसकी नींव रखते हैं।
जैसे कि गिनती, ABCD, रंग, शेप्स, मौसम, ये सारी बेसिक चीजें। इन गानों में ये सब इतनी बार दोहराया जाता है कि बच्चों के लिए सीखना एक मजेदार खेल जैसा हो जाता है। और सिखाने का तरीका भी देखिए कितना सिंपल है। 1 2 3 4 मेरे साथ गिनो, या स्क्वायर स्क्वायर 4 साइड्स एक जैसे। इतने सीधे और सरल बोल होते हैं कि बच्चों के दिमाग में ये आसानी से बस जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ ABCD या गिनती तक ही नहीं रुकती। ये गाने तो जीवन के लिए एक पूरा करिकुलम तैयार करते हैं। मतलब रोजमर्रा की अच्छी आदतें और जिम्मेदारी सिखाने का एक पूरा सिस्टम। ये गाने बच्चों को एक तरह से पूरे दिन के लिए गाइड करते हैं। मतलब हाथ धोने से लेकर अपनी सब्जियां खाने और दांत ब्रश करने तक हर जरूरी आदत स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। जैसे ये लाइंस हैं, ब्रश 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 अपने दांत रोज करो, कीटाणुओं को दूर भगाओ। ये सिर्फ एक काम नहीं बता रही, बल्कि इसे एक अच्छी आदत के तौर पर पेश कर रही हैं। अच्छा, एकेडमिक्स और डेली रूटीन के बाद आता है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। ये गाने बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि भाई दूसरों के साथ मेल जोल कैसे रखना है, व्यवहार कैसे करना है। इन गानों में ना बच्चों को मैजिक वर्ड्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि थैंक यू बोलना, सॉरी कहना, अपनी चीजें शेयर करना। ये सब अच्छे सोशल बिहेवियर की नींव होती है। और ये भी बड़े स्मार्ट तरीके से किया जाता है। जैसे ये लाइन देखिए, शेयरिंग शेयरिंग एक एक करके, इसमें ज्यादा खुशी और दुगना मजा है। मतलब शेयरिंग को एक मजेदार चीज की तरह दिखाया जाता है ताकि बच्चे इसे खुशी खुशी अपनाएं। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे कह सकते हैं जरूरी हिस्से पर। यह देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये नर्सरी राइम्स आज की पेरेंटिंग की जो चिंताएं हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए बदल गई हैं। तो सवाल ये है कि ABC और 1 2 3 के अलावा आज 2026 में ये नर्सरी राइम्स बच्चों को और क्या सिखा रही हैं। और ये सुनिए, ये शायद सबसे जरूरी और मॉडर्न सबक है। मेरा शरीर मेरा है, ये सिर्फ मेरे लिए है। यही सुरक्षा का नियम है। ये बच्चों को बॉडी ऑटोनॉमी और कंसेंट के बारे में इतने सरल और यादगार तरीके से सिखाता है, जो कमाल की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉडर्न सेफ्टी का एक और बहुत बड़ा उदाहरण भी है। ये गाने बच्चों को साफ साफ सिखाते हैं कि अजनबियों से कैसे डील करना है, कैसे सुरक्षित रहना है। तो अब सवाल उठता है कि सीखने का ये पूरा तरीका इतना असरदार क्यों है। चलिए इसके पीछे के फॉर्मूले को डिकोड करते हैं, जिसे हम रिपीटेशन इंजन या दोहराव का इंजन कह सकते हैं। एजुकेशन की दुनिया में एक तकनीक होती है जिसे ऑडिटरी स्कैफोल्डिंग कहते हैं, और यहां ठीक वही हो रहा है। इसमें होता क्या है कि सिंपल बार बार आने वाली धुनों और शब्दों से ज्ञान की परत दर परत बनाई जाती है। इससे मुश्किल आइडियाज भी यादगार और आसान बन जाते हैं। आप यहां देख सकते हैं, अलग अलग गानों में भी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा दोहराव वाला है। इससे क्या होता है कि याददाश्त मजबूत होती है और मैसेज सीधे दिमाग में बैठ जाता है। और इस फॉर्मूले का एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है लगातार पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट। हुर्रे, ये, गुड जॉब, ऐसे शब्द लगभग हर गाने में मिलेंगे। ये सीखने की पूरी प्रोसेस को बहुत एनकरेजिंग और मजेदार बना देते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, क्या ये डिजिटल नर्सरी राइम आज दुनिया का सबसे असरदार क्लासरूम बन चुका है? इसके असर और इसके प्रभाव के बारे में सोचना वाकई काफी दिलचस्प है। उनके पीछे एक छिपा हुआ विज्ञान है। आज हम इसी कमाल के विज्ञान की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये साधारण सी लगने वाली धुनें असल में सीखने के कितने जबरदस्त टूल्स हैं। हाँ, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि बच्चों का कोई गाना दिमाग में ऐसा अटका कि पूरे दिन बस वही चलता रहा, है ना? पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ परेशान करने वाली धुनें हैं या फिर इनके इतने कैची होने के पीछे कोई गहरी वजह भी है? तो बात यह है कि इन गानों का इतना आकर्षक होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तो एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन है। इन धुनों को ना जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि ये बच्चों के लिए सीखने का एक जबरदस्त जरिया बन सकें। और इस पूरे डिजाइन के सेंटर में है दो सबसे जरूरी चीजें, दोहराव और लय, मतलब रेपिटेशन एंड रिदम। यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक साधारण से गीत को सीखने के एक असरदार सिस्टम में बदल देते हैं और बच्चों के दिमाग को नई नई बातें सीखने के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों सिद्धांत नंबर्स, लैंग्वेज, मैनर्स और मूवमेंट, इन चार जरूरी एरिया में कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की लय की। आइए समझते हैं कि आखिर म्यूजिक गिनती और मैथ्स की शुरुआती समझ की नींव कैसे रखता है। देखिए, बच्चों के गाने करते क्या हैं?
वो सबसे पहले सीधी सीधी गिनती को बार बार दोहरा के नंबर्स से जान पहचान करवाते हैं, और फिर एक रिथमिक पैटर्न का इस्तेमाल करके वो स्किप काउंटिंग जैसे थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को सामने लाते हैं, जैसे 2, 4, 5 और 10 के ग्रुप में गिनना। ये जो लय है ना, यही गिनती को एक मज़ेदार खेल बना देती है। और यही तरीका सब्ट्रैक्शन यानी घटाना सिखाने की प्रोसेस को भी बहुत आसान बना देता है। जैसे 5 छोटी चिड़िया वाला गाना याद है, उसमें हर लाइन के बाद एक चिड़िया कम होती जाती है। ये जो बार बार दोहराने वाला स्ट्रक्चर है, यही बच्चों को खेल खेल में घटाने का कॉन्सेप्ट समझा देता है। अच्छा, सिर्फ गिनती ही नहीं, ये गाने अक्सर किसी एक नंबर पर भी फोकस करते हैं। मान लीजिए नंबर 4, और फिर दोहराव के जरिए उस नंबर की पहचान को दिमाग में और पक्का कर देते हैं। और ये एक बहुत ही कमाल का तरीका है किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को कॉन्क्रीट बनाने का। मतलब गाना क्या करता है कि 4 जैसे एक नंबर को टेबल के पाए या कार के पहियों जैसी असली चीजों से जोड़ देता है। इससे होता यह है कि 4 का कॉन्सेप्ट बच्चे के लिए एकदम असली और समझने लायक बन जाता है। तो जैसे नंबर्स के साथ होता है, ठीक वैसे ही लय लैंग्वेज सीखने में भी मदद करती है। तो अब चलते हैं भाषा और लिटरेसी की दुनिया में, जहां अक्षर और शब्द सीखने का पूरा खेल लय पर ही टिका है। अब बिंगो वाला गाना तो सबने सुना ही होगा। ये इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक मज़ेदार धुन नहीं है, बल्कि रिदम के जरिए स्पेलिंग सिखाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसमें होता क्या है कि एक एक करके हर अक्षर की जगह एक रिदमिक क्लैप यानी ताली ले लेती है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये शब्द की स्पेलिंग को एक यादगार धुन के साथ दिमाग में बिठा देता है, जिससे वो आसानी से याद हो जाती है। इसी तरह से गाने वोकैबुलरी भी बनाते हैं। जैसे हरा रंग, गाना बार बार हरा शब्द दोहराएगा और फिर उसके कई उदाहरण देगा। हरी इल्ली, हरी घास। इससे क्या होता है, उस रंग और उससे जुड़ी चीज़ों के बीच का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। अच्छा, तो शब्दों और अक्षरों से आगे बढ़ते हैं। लय का इस्तेमाल सोशल बिहेवियर और रोज की आदतें सिखाने के लिए भी किया जाता है। अक्सर गानों में एक नो 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 बनाम यस 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 वाला स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है कि बच्चों की जो आम जिद होती है ना, जैसे चम्मच से नहीं खाना है, उसको एड्रेस करता है, और फिर उसका जो पॉजिटिव ऑप्शन है उसे एक आसान और कैची तरीके से सामने रखता है। इसका एक और बढ़िया उदाहरण है सोलोमन ग्रंडी वाला गीत। इसमें हफ्ते के दिनों को एक क्रम में बार बार दोहराया जाता है। इससे बच्चों को टाइम का ऑर्डर और डेली शेड्यूल समझने में मदद मिलती है। एक तरह से ये स्ट्रक्चर और रूटीन की भावना पैदा करता है। और बात सिर्फ मैनर्स तक ही सीमित नहीं है। चलो अपनी सीट बेल्ट बांध लें या अपनी दवा लो। इस तरह की छोटी दोहराई जाने वाली लाइनें सेफ्टी और हाइजीन जैसी जरूरी आदतों को आसान से जिंगल्स में बदल देती हैं, जो तुरंत याद हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मूवमेंट की। देखिए, लय सिर्फ दिमाग को ट्रेन नहीं करती, बल्कि शरीर को भी करती है। ये मोटर स्किल्स और आसपास की जगह को समझने की क्षमता यानी स्पेशल अवेयरनेस को डेवलप करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट जैसे गाने, इसमें एक तय